अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं दिलो दिमाग को लर्जा देने वाली एक पुरअसरार कहानी, शैतानी चक्कर। रात का 1 बज रहा था। काशिफ अपने बिस्तर पर बैठा किताब पढ़ रहा था। उसने खुद को अच्छी तरह लिहाफ में लपेट रखा था। गैस का हीटर उसने अभी कुछ देर पहले ही बंद किया था, क्योंकि अब कुछ ही देर बाद वो सो जाना चाहता था। बाहर बारिश हो रही थी, मौसम बेहद ठंडा था। ऐसे मौसम में रात देर तक दिलचस्प किताबें पढ़ना उसे बहुत पसंद था। उसका एक भाई भी साथ होता था जो उससे छोटा था। उसके पेरेंट्स बहुत साल पहले एक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और भाई को वो बड़े प्यार से पाल पोस रहा था और उसकी तालीम को जारी रखा हुआ था और ख़ुद वो नौकरी करता। उसने कुछ देर बाद किताब मेज़ पर रखी और सिगरेट सुलगाने के बाद अपने भाई के बारे में सोचने लगा। उसका भाई अपने दोस्त की शादी में शिरकत करने के लिए गया हुआ था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी तो वो चौंक पड़ा। फिर उसने रिसीवर उठाकर कान में लगाने के बाद हेलो कहा। हेलो काशिफ भाई, मैं ताहिर बोल रहा हूँ। ताहिर ने घबराए हुए लहजे में कहा। ताहिर, तुम इस वक्त खैरियत से तो हो? काशिफ ने घबरा कर पूछा। उसने कहा, खैरियत नहीं है भाई, मैं इस वक्त बहुत ही मुश्किल में हूँ। आप जल्दी पहुँचे। मैं कामरान के घर में हूँ और कामरान के घर वाले बारात लेकर गए हुए हैं। घर में मैं और कामरान अकेले थे कि अचानक कुछ लोग घर में घुस आए हैं और हम दोनों को कमरे में कैद कर दिया है। कहीं ये हमें मार न दे। आप जल्दी पहुँचिए प्लीज़, जल्दी। उसके बाद फ़ोन कट गया। काशिफ ने जल्दी से रिसीवर क्रैडल पर फेंका और फिर वो बिजली की तेज़ी से उठा। उसने गर्म कोट, जूते और दास्ताने पहने, कानों पर मफलर लपेटा। उसके बाद अलमारी से रिवॉल्वर निकालकर जेब में रख लिया, घर को ताला लगाया और बाहर आ गया। फिर जल्दी से उसने मोटर बाइक निकाली और बाइक स्टार्ट करके रवाना हो गया। अचानक बादल जोर से गरजे, बिजली की चमक भी दिखाई दी और बारिश तेज़ हो गई। काशिफ ने मोटर बाइक की रफ्तार कुछ कम कर दी, क्योंकि तेज़ बारिश में बाइक चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कामरान की कोठी काफ़ी फासले पर थी। काशिफ को उस तक पहुंचने के लिए एक ऐसी वीरान सड़क पर से गुजरना था जिसके बारे में फेमस था कि वो बहुत ही रहस्यमयी और हॉन्टेड रोड है। अक्सर लोगों को वहाँ अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती और अक्सर लोगों ने तरह तरह की भयानक आवाज़ें भी सुनी थीं। काशिफ कुछ देर बाद उसी रोड से गुजरने लगा। उसके दिमाग में रोड के बारे में लोगों के तरह तरह की बातें घूम रही थीं, लेकिन ये बातें ज़्यादा देर तक उसके दिमाग में न रहीं, क्योंकि इस वक्त उसे अपने भाई ताहिर की फिक्र थी। काशिफ अपनी सोचों में गुम एहतियात से बाइक चलाता जा रहा था कि अचानक कुछ दूर सड़क के किनारे उसे एक आदमी नजर आया जो हाथ हिलाकर उसे रोकने का इशारा कर रहा था। काशिफ ने ब्रेक पर दबाव बढ़ा दिया तो बाइक धीमी होती चली गई और वो सोचने लगा, आखिर उससे रोकने वाला कौन हो सकता है। फिर उसे ख्याल आया, कोई आदमी होगा जिसे किसी की ज़रूरत होगी। ये बात भी उसके दिमाग में आई कि वो कोई लुटेरा भी हो सकता है, और साथ ही ये ख्याल भी आया कि वो कोई रहस्यमयी चीज़ भी हो सकती है। काशिफ सोचने लगा कि उसे रुकना चाहिए या नहीं। वो बुज़दिल नहीं था, लेकिन इस वक्त वो जल्दी में था। वो जल्द से जल्द कामरान की कोठी तक पहुंचना चाहता था। अगर वो इस वक्त किसी मामले में उलझ जाता तो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में देर भी हो सकती थी। फिर उसने बाइक की रफ्तार और बढ़ाकर तेज़ी से निकल जाना चाहा, लेकिन सड़क पर खड़ा आदमी ठीक उसके सामने आ गया।
काशिफ को मजबूरन बाइक रोकनी पड़ी। उसने गौर से देखा, उसे रोकने वाला एक बूढ़ा आदमी था जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, जबकि उसके कपड़े सफ़ेद थे। उसने एक हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था। क्या बात है बाबा, आपने मुझे क्यों रोका? काशिफ ने परेशान होते हुए कहा। क्या तुम मुझे यहाँ से कुछ दूर कच्चे रास्ते पर छोड़ सकते हो? वहाँ मेरा घर है, बूढ़े ने गरजदार आवाज़ में कहा। बाबा, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, अगर आप कहें तो वापसी में आपको छोड़ दूँ, काशिफ ने कहा। तुम देख रहे हो कि मैं भीग रहा हूँ और कहते हो कि वापसी में छोड़ाओगे, बूढ़े ने शिकायती अंदाज में कहा। मुझे घर जल्दी पहुँचना है, मेरी मदद करो। मुझे भी एक जगह जल्दी पहुँचना है बाबा, मामला बहुत अहम है, काशिफ ने कहा। देखो, मैं सर्दी में मर सकता हूँ, तुम सिर्फ कुछ मिनट में मुझे मेरे घर तक पहुँचा सकते हो, सोच लो। मामला तो ये भी अहम है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो हो सकता है कभी कोई तुम्हारी मदद न करे, बूढ़े ने अजीब अंदाज में कहा। कितनी दूर जाना है? काशिफ ने उसकी हालत देखकर कहा। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। काशिफ सोचने लगा कि क्या करे। एक तरफ ताहिर का मसला था, वो खतरनाक लोगों की कैद में था जो न सिर्फ उनका कत्ल भी कर सकते थे, दूसरी तरफ एक बहुत ही बूढ़े आदमी का मसला था जिसे अगर वो इस ठंडी रात में उसके घर न पहुंचाता तो वो मर सकता था और उसके दिल में सारी उम्र बोझ रहता कि वो उसकी वजह से मर गया। वैसे भी बूढ़े का अंदाज ऐसा था जैसे वो उसकी जान नहीं छोड़ेगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो जल्द से जल्द बूढ़े को उसके घर छोड़ने के बाद ताहिर की तरफ जाएगा। उसने बूढ़े से कहा, आप जल्दी से मेरे पीछे बैठ जाएं, मैं पहले आपको पहुंचा देता हूं। जीते रहो बेटा, बूढ़े ने कहा और बाइक पर बैठने लगा, लेकिन उससे सही तरह से बैठा नहीं जा रहा था। काशिफ को कोफ्त और परेशानी होने लगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। बूढ़ा कुछ देर बाद बाइक पर बैठने में कामयाब हो गया। चलो बेटा, इस तरफ कच्चे रास्ते पर गाड़ी उतार दो, बूढ़े ने कहा तो काशिफ ने बाइक आगे बढ़ाकर कच्चे रास्ते पर डाल दी। उसे यहाँ कच्चे रास्ते पर बाइक चलाने में बहुत परेशानी पेश आ रही थी। कीचड़ और गीली मिट्टी की वजह से बार बार बाइक का बैलेंस खराब हो रहा था। लगभग 15 मिनट बाद काशिफ ने बूढ़े से पूछा, बाबा, आप तो कह रहे थे कि ज़्यादा दूर नहीं जाना है, लेकिन हम तो काफ़ी दूर आ चुके हैं। बस अब ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा घर, बूढ़े ने तसल्ली से कहा। फिर कुछ देर बाद काशिफ को परेशानी और कोफ्त होने लगी, क्योंकि बूढ़े का घर आ ही नहीं रहा था। उसे ताहिर का ख्याल बार बार परेशान कर रहा था। बूढ़े को बाइक पर बिठाने से पहले उसका ख्याल था कि 5-7 मिनट में ही वो बूढ़े को उसके घर पहुंचा देगा और फिर जल्द से जल्द ताहिर के पास पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन अब तो लगभग 20 मिनट गुजर चुके थे। बाबा जी, और कितनी दूर जाएंगे आप? उसने बड़े बेजारी और परेशानी से पूछा। बस अब ज़्यादा दूर नहीं है, बूढ़े ने इत्मीनान के साथ जवाब दिया। फिक्र ना करो, अब ज़्यादा दूर नहीं है घर, बूढ़े ने कहा। उसकी बात सुनकर काशिफ फन्ना गया। उसे बहुत गुस्सा आने लगा था। उसने सोचा कि वो बाइक रोक दे और बूढ़े को उतार दे। फिर उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए नरम लहजे में कहा, मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे एक और जगह भी जल्दी से पहुँचना है। आपका घर तो आ ही नहीं रहा। तुम परेशान ना हो, हम घर के पास पहुँच चुके हैं, बूढ़े ने सुकून से कहा। कुछ देर बाद काशिफ को खंडरात नजर आए। वो डरने लग गया, लेकिन उसने खुद को डर से आज़ाद करा लिया। बस यहाँ रोक लो, बूढ़े ने काशिफ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा।
तो उसने बाइक रोक ली। उसने खुद को डरा हुआ महसूस किया। फिर उसने बूढ़े से कहा, अच्छा अब मुझे इजाज़त दें। भाई इतनी भी क्या जल्दी है, ज़रा रुको, कुछ खा पी लो हमारे साथ। बूढ़े ने उससे कहा, नहीं बस अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, मुझे एक और जगह पहुंचना है, मैं फिर कभी आपके पास आऊँगा। काशिफ ने कहा, फिर कभी नहीं, अभी और इसी वक्त आओ मेरे साथ। बूढ़े ने सख्त लहजे में कहा। उसका अंदाज एकदम ही बदल गया था। देखिए मुझे एक जगह पहुंचना है, बहुत ज़रूरी है, काशिफ ने बहुत ही परेशान होते हुए कहा। बाद में जाना, पहले हमारे साथ कुछ खा पी लो, बूढ़े ने कहा। तो काशिफ को यकीन हो गया कि अब उसकी खैर नहीं है। बूढ़ा उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, फिर उसके साथी और वो उसका खून पी जाएंगे। वो काफ़ी डर गया था। फिर भी उसने अपने होश को काबू में रखा और बोला, देखे जनाब, जिस तरह आपकी ज़िंदगी का मसला है उसी तरह किसी और की ज़िंदगी का भी मसला है। अगर मैं न पहुंचा तो उसे कत्ल भी किया जा सकता है। उतरो और चलो मेरे साथ। बूढ़े ने काशिफ का हाथ पकड़ते हुए खूनखार अंदाज में कहा। तो काशिफ को यूं महसूस हुआ जैसे किसी लोहे के शिकंजे में उसका हाथ फंस गया हो। फिर बूढ़े ने लगभग उसे घसीट लिया। इससे पहले कि बाइक गिर जाती, काशिफ चीखा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये कौन सा तरीका है मेहमान नवाजी का? हमारा यही तरीका है, चलो मेरे साथ, बूढ़े ने कहा और काशिफ को लगभग घसीटने लगा। काशिफ से बाइक छूटने के बाद गिर गई और वो बूढ़े से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने के बावजूद उसके साथ आगे बढ़ने लगा, क्योंकि बूढ़े में बहुत ताकत थी। कुछ देर बाद बूढ़ा काशिफ को खंडर के अंदर ले आया। यहाँ गहरा अंधेरा था। बूढ़ा काशिफ को घसीटे लिए जा रहा था और काशिफ खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद करवाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। फिर बूढ़ा उसे एक ऐसे कमरे में ले आया जहाँ कई दिए रोशन थे, कालीन बिछे हुए थे, माहौल गर्म था, जबकि कालीन पर एक बूढ़ी औरत और 2 अधेड़ उम्र के आदमी बैठे हुए थे। तुमने आने में देर कर दी, बूढ़ी औरत ने बूढ़े से शिकायती अंदाज में कहा। हाँ ज़रा देर हो गई, बूढ़े ने सरसरी अंदाज में कहा। फिर उसने काशिफ का हाथ छोड़ने के बाद उससे कहा, बैठ जाओ कालीन पर। काशिफ ने बैठते हुए कहा, देखें वो मेरा मसला है। बूढ़े ने उसकी बात काटते हुए सख्त लहजे में कहा, खामोश बैठे रहो। फिर उसने बूढ़े और दोनों आदमियों की तरफ देखकर कहा, ये हमारा मेहमान है, इसकी खूब खातिर तवाज़ा करो। अपनी बात ख़त्म करने के बाद बूढ़ा भी कालीन पर बैठ गया। काशिफ उन तीनों का बड़े गौर से जायज़ा ले रहा था। वो सोच रहा था कि उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। बूढ़ा उसे आखिरकार किसी न किसी तरह अपने ठिकाने पर ले आया था और अब उसे ज़रूर मार दिया जाएगा। वहाँ से फरार होने के बारे में सोचने लगा। उसने आसपास का जायज़ा लिया। वो सिर्फ दरवाजे से बाहर जा सकता था जिससे बूढ़ा उसे ले आया था। बुढ़िया उठकर उसके करीब आ गई, फिर वो बैठ गई और उसे गौर से देखने लगी। काशिफ बुरी तरह से डर गया था। क्या खाना पसंद करोगे? बुढ़िया ने पूछा। तो काशिफ घबरा गया और बोला, जी नहीं, कुछ नहीं, बस मैं जाना चाहता हूँ। तुम नहीं जा सकते जब तक हम नहीं चाहेंगे। तुम नहीं जा सकते, बूढ़े ने सख्त लहजे में कहा। बताओ क्या खाना पसंद करोगे? बुढ़िया ने अपना सवाल दोहराया। तो काशिफ ने सोचा कि अब वो बुरी तरह फंस गया है और यहाँ से फरार होने की कोशिश भी नाकाम हो सकती है। उसने अपने भाई के बारे में सोचा। फिर बुढ़िया से बोला, देखिए वो मेरा भाई बड़ी मुश्किल में है। मैंने तो बाबा जी के साथ नेकी की और उन्हें यहाँ तक छोड़ने आ गया, लेकिन आप लोग मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। क्या नेकी का सिला यही होता है? बुढ़िया के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, तुम डरे क्यों हो?
جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے بھائی کی وجہ سے پریشان ہوں، کاشف نے کہا۔ بھول جاؤ اسے، یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ بڑھیا نے پوچھا۔ کاشف نے سوچا کہ اب تو وہ اپنے بھائی طاہر تک نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے اس کی طرف سے پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لینے کے بعد بوڑھی سے کہا، جو آپ کا دل چاہے کھلا دیں۔ اچھا، تم بے فکر ہو کر بیٹھو، میں آتی ہوں، بڑھیا نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ بوڑھا اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ جو ابھی باہر گئی ہے یہ میری بیوی ہے، ہم لوگ بہت عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں۔ اسی وقت بڑھیا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی ٹرے تھی، اس نے وہ کاشف کے سامنے رکھ دی۔ اس پر موجود کپڑا ہٹا دیا، وہاں بہت اچھی اچھی کھانے کی چیزیں رکھی تھیں۔ لو بھائی کھا لو، کچھ اور کھانا چاہو تو بتا دینا، بڑھیا نے کہا۔ کاشف سوچنے لگا کہ اسے کچھ کھانا چاہیے یا نہیں۔ اس رہسیمئی ماحول میں اسے ڈر تھا کہ وہ رہسیمئی لوگ کوئی الٹی سیدھی چیز نہ کھلا دیں جو کسی بھی طرح اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ کھاؤ بھائی، کیا سوچنے لگے؟ بوڑھے نے کرخت آواز میں اس سے کہا تو وہ ڈر گیا اور بے اختیار اس کا ہاتھ کھانے کی طرف چلا گیا۔ اس نے تلی ہوئی مرغی کی ایک ران اٹھا لی، مرغی بہت ہی لذیذ تھی۔ پریشان اور ڈرے ہونے کے باوجود وہ پوری ران ختم کر گیا۔ پھر بوڑھے کے کہنے پر اس نے کچھ اور چیزیں بھی کھائیں۔ کھانے سے فری ہو کر وہ بوڑھے سے بولا، اچھا اب آپ مجھے اجازت دیں، اس بارش اور طوفان میں کہاں جاؤ گے؟ صبح چلے جانا، بوڑھے نے کہا۔ طوفان؟ طوفان کہاں ہے؟ باہر تو ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے، کاشف نے کہا۔ نہیں، اب ہلکی پھلکی بارش نہیں ہو رہی ہے، طوفان آ چکا ہے، بوڑھے نے کہا۔ کاشف حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ باہر طوفان آ چکا ہے؟ بوڑھا رہسیمئی مسکراہٹ بکھیرنے کے بعد بولا، آؤ میرے ساتھ۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کھنڈہر سے باہر آئے تو باہر واقعی طوفان آیا ہوا تھا۔ بوڑھا کاشف کو لے کر واپس کمرے میں آ گیا۔ اب تو کاشف کو پکا یقین ہو چکا تھا کہ بدروحوں کے شکنجے میں وہ پھنس چکا ہے، ورنہ بوڑھے کو کیسے پتا چلتا کہ باہر طوفان آیا ہوا ہے۔ کاشف نے آخری کوشش کرنے کا ارادہ کیا، اب اسے یہاں سے دوڑ جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر کچھ لمحوں بعد اس نے دوڑ لگا دی۔ ابھی وہ کمرے کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ کسی نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا اور ڈر سے لرز اٹھا، کیونکہ بوڑھا کافی دور اپنی جگہ ہی بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ لمبا ہو کر کاشف کو پکڑ چکا تھا۔ پھر بوڑھے کے ہاتھ نے کاشف کو کھینچ لیا۔ وہ اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اٹھ کر بھاگا تھا۔ بیٹھ جاؤ، یہاں سے تم بھاگ نہیں سکتے، بوڑھے نے کرخت آواز میں کہا۔ مجھے جانے دیں، میرے بھائی کی زندگی خطرے میں ہے، کاشف نے جیسے التجا کی۔ چپ چاپ بیٹھ جاؤ، بوڑھے نے غصے سے کہا تو کاشف بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد بڑھیا اور بوڑھا اور اس کے دونوں بھائی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بوڑھا تو کاشف کے پاس ہی کھڑا تھا، باقی تینوں بھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ کاشف ڈری نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ چاروں جس انداز سے اس کے پاس کھڑے تھے، اس سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کسی بھی لمحے وہ چاروں خوفناک روپ بدل کر اسے کاٹ ڈالیں گے۔ اس نے بے اختیار ادھر ادھر نظر ڈالی کہ شاید دوڑ جانے کی صورت نظر آ جائے۔ اسی لمحے اس بوڑھے نے اس سے کہا، اب تم آرام کرو، صبح چلے جانا، اور ہاں، یہاں سے فرار ہونے کا سوچنا بھی نہیں۔ میں اسی وقت جانا چاہتا ہوں، کاشف نے کہا۔ ابھی تمہارے لیے باہر بہت خطرہ ہے، آرام سے سو جاؤ، بوڑھے نے کہا تو کاشف حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر بولا، خطرہ میرے لیے؟ ہاں، تمہارے لیے خطرہ ہے،
मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। बूढ़े ने कहा, आप बताइए, मैं आपकी बात पर यकीन कर लूँगा। काशिफ ने जल्दी से कहा, बस तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। बूढ़े ने उसे डांटते हुए कहा। फिर वो चारों कमरे से बाहर चले गए। काशिफ देर तक बुत बना बैठा रहा और बूढ़े की बातों पर गौर करता रहा कि आखिर वो क्या चाहता है। क्या वो वाकई सच कह रहा था कि उसके लिए बाहर खतरा है, या सिर्फ उसे तसल्ली देने के लिए ऐसी बातें कर रहा था कि जिनकी वजह से वो मुतमईन हो जाए और वो लोग किसी भी वक्त आकर उसका खून पी जाएं। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कमरे से बाहर का जायजा ले। वो बूढ़े का हाथ लंबा हो जाने की वजह से अब तक डरा हुआ था। बहुत देर तक टहलते रहने के बाद आखिरकार वो थक कर बैठ गया। ताहिर के बारे में उसने सोचा, अब तक तो उसे और उसके दोस्त को कत्ल कर दिया गया होगा। कुछ देर बाद वो लेट गया। काफ़ी देर तक वो जागता रहा। फिर रात के किसी पहर वो नींद की आगोश में सो गया। उठो, सुबह हो गई है। उसके कानों में आवाज़ आई तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। बूढ़ा उसके पास ही बैठा था। उसी ने उसको जगाया था। आओ मेरे साथ, मुंह हाथ धो लो और नाश्ता करके चले जाना, बूढ़े ने उठते हुए कहा। फिर वो उसे लेकर एक ऐसी जगह आ गया जहां मुंह हाथ धोने के लिए पानी मौजूद था। अब काशिफ को कुछ कुछ यकीन आ रहा था कि बूढ़ा और उसके साथी उसे मारना नहीं चाहते थे। मामला कुछ और है। उसने मुंह हाथ धो लिया और बूढ़ा उसे वापस कमरे में ले आया। कुछ देर बाद बुढ़िया नाश्ता लेकर आ गई। फिर वो और बुढ़िया कमरे से बाहर चले गए और काशिफ नाश्ता करने लगा। कुछ देर बाद बुढ़िया और बूढ़ा आ गए। काशिफ ने कुछ लम्हे पहले ही नाश्ता ख़त्म कर लिया था। बुढ़िया ट्रे उठाकर ले गई। बूढ़ा काशिफ के पास बैठ गया और बोला, तुम रात को जहाँ जाना चाहते थे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जी, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, काशिफ ने उलझते हुए कहा। बूढ़ा बोला, रात में जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे पता चल गया था कि तुम कहाँ जा रहे हो और मैंने तुम्हें रोक लिया और फिर तुम्हें किसी तरह यहाँ ले आया। रात को तुम्हारे साथ एक बड़ा धोखा होने वाला था। तुम्हें दरअसल एक बदरूह ने बुलाया था। बदरूह? काशिफ के मुंह से बेइख्तियार निकला। हाँ, अगर तुम कुछ और आगे जाते तो वो बदरूह तुम्हें अपने साथियों समेत पकड़ लेती, और अगर तुम उसके पकड़ में आ जाते तो ज़रूर वो अब तक तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पी जाती, बूढ़े ने कहा। लेकिन मुझे तो मेरे भाई ने फ़ोन किया था कि उसे डाकुओं ने कैद कर दिया है, काशिफ ने हैरत से कहा। लेकिन वो फ़ोन एक शैतानी चक्कर था। तुम्हारे भाई ने नहीं किया था वो फ़ोन। अब तुम आराम से घर जाकर अपने भाई से पूछ लेना कि क्या उसने फ़ोन किया था रात को। मैं इसलिए तुम्हें नहीं भेज सकता था क्योंकि वो बदरू किसी न किसी तरह तुम्हें घेर लेती, और मेरी मजबूरी थी कि मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। मुझे मालूम था कि सुबह होने पर वो सब चले जाएंगे, और ऐसा ही हुआ, और अब कोई खतरा नहीं है। आप कौन हैं बाबा? काशिफ ने कहा। यह जानने की ज़रूरत नहीं है, बूढ़े ने कहा। फिर वो काशिफ की बाइक की तरफ इशारा करते हुए बोला, उसे उठा लो और बेफिक्र होकर जाओ। क्या वो बदरू और उसके साथी मुझे फिर कभी नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? काशिफ ने पूछा। नहीं, वो अब यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि वो शैतानी चक्कर एक बार ही चला सकते हैं, बूढ़े ने कहा। काशिफ ने अपनी मोटरसाइकिल उठाकर साफ की। फिर बूढ़े से बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा कि आपने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई। क्या मैं आपसे मिलने किसी वक्त आ सकता हूँ? नहीं, अब हम तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे, बूढ़े ने जवाब दिया। बाइक स्टार्ट करने के बाद काशिफ ने बूढ़े की तरफ देखा
تو बूढ़े ने अपना हाथ अलविदाई अंदाज में ऊपर उठाकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी। तो काशिफ भी धीरे से मुस्कुराया और फिर रवाना हो गया। वो सबसे पहले कामरान के घर पहुंचा। इतनी सुबह भाई, खैरियत तो है? ताहिर ने पूछा। हाँ, मसला ही कुछ ऐसा हो गया था, काशिफ ने कहा। फिर उसने ताहिर से पूछा, क्या तुमने रात मुझे फ़ोन किया था? नहीं तो, बात क्या है बताइए, ताहिर ने कहा। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, बताओ क्या बात है? कामरान की अम्मी कामरान के साथ अंदर दाखिल होते हुए बोली। तो काशिफ ने सारा वाकया बता दिया, जिस पर उन्होंने हैरत का इजहार किया, बल्कि उस बूढ़े का शुक्रिया भी अदा किया। ज़रूर वो बूढ़ा किसी अच्छे जिन्नात में से था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।